Okay, good morning my dear students. Now we discuss the Euclid geometry and today day 16 part 1. In our last classes we already discussed what is the point, line segment, axioms, postulates, theorem, corollary, statement. Clear? Today we discuss some point which is discussed in the book Element. You know that Element wrote by the Euclid. And a point which has no part. Then first point is a point. Point क्या होता है? Is that which has no part. Is that which has नो पार्ट। अब देखिए आपको पॉइंट के डिफिनीशन में बताया गया था कि पॉइंट इज अ डॉट विच हैज नो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। पॉइंट इज अ डॉट विच हैज नो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। पॉइंट एक बहुत छोटा डॉट होता है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं हो सकता है। ठीक है, अब जब लेंथ नहीं होगा तो पार्ट भी नहीं होगा, हाइट नहीं होगा तो पार्ट भी नहीं होगा। तो वही कह रहा है पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, मतलब पॉइंट का कोई भी पार्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इन द सेम वे अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। अब आप जानते हो, अब इस तरीके से अब देखिए पॉइंट के विषय में क्या हो गया कि पॉइंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। पॉइंट हैज नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। जब पॉइंट में कोई लेंथ, ब्रेथ, हाइट नहीं होता है इसका मतलब कोई इसमें डायमेंशन नहीं होता है। अब कह रहा है अ लाइन हैज ब्रेथलेस लेंथ। अब देखिए लाइन में सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन होता है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ का डायमेंशन होता है। मतलब इसमें ना ब्रेथ होता है ना थिकनेस होता है। तो वही कह रहा है ब्रेथलेस मतलब कि उसमें कोई ब्रेथ नहीं होता है। ठीक है, द एंड ऑफ द लाइन इज पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? द एंड ऑफ द लाइन इज पॉइंट। जैसे मान लीजिए यह लाइन है, इट इज इंक्रीजेड बोथ साइड इनडिफाइनेटली, बट इफ इट इज इन मतलब यह क्या हो गया, यह इसका दोनों साइड ब्रेक कर दिया गया, उसको क्लोज कर दिया गया। तो इसका मतलब क्या मिल जाएगा, एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट भी हो गया। तो वही कह रहा है द एंड ऑफ अ लाइन इज पॉइंट। जो पॉइंट होता है वो लाइन का क्या होता है, एंड होता है। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन के विषय, इट इज ऑल द यूनिवर्सल ट्रूथ। इसको आपको प्रूफ नहीं करना है कि पॉइंट का देखिए कोई पार्ट नहीं होता, आप पार्ट करके नहीं दिखाओगे। ठीक है, अब क्या है, अ स्ट्रेट लाइन विच लाइज इवनली द पॉइंट ऑन इट सेल्फ। कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पे जो है बहुत ढेर सारी पॉइंट है। आप जानते हो कि जैसे लाइन का डिफिनीशन बताया गया था कि पाथ ऑफ द इनफाइनाइट पॉइंट इज कॉल्ड द लाइन। तो यह स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे क्या होते हैं कि पॉइंट इस पे लाई करते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि a straight line is a line which lies evenly with the point on itself, जिसपे पॉइंट लाई करते हैं। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, एक ऐसी लाइन होती है जिसपे पॉइंट जो है लाई करते हैं। इवनली पॉइंट मतलब ऐसे आपको पॉइंट आपको दिख जाएगा इस पे। अब इसके बाद से अ सरफेस इज दैट विच हैज द लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। आपको सरफेस का डिफिनीशन में बताया गया था, जैसे बताया गया था कि द बाउंड्री ऑफ एनी सॉलिड
एनी शेप इज कॉल्ड द सरफेस। तो जैसे मान लीजिए व्हाइट बोर्ड है, तो इसका बाउंड्री यही है, तो यह इसका क्या है, ब्रेथ है, और यह लेंथ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सरफेस हैज ओनली लेंथ एंड ब्रेथ। आपको सरफेस के डेफिनेशन में बताया गया था, द बाउंड्री ऑफ एनी फिगर और एनी शेप इज कॉल्ड द सरफेस। क्लियर? एंड एज ऑफ द सरफेस आर द लाइन। अब कह रहा है कि एज मतलब किनारा, तो यह सरफेस है, तो इसका यह किनारा क्या है, लाइन ही है। वही कह रहा है कि द एज ऑफ अ सरफेस इज लाइन। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस दैट विच इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन लाइज ऑन इट। अब देखिए यह प्लेन सरफेस है, यह एक प्लेन सरफेस है। व्हाइट बोर्ड क्या है, प्लेन सरफेस है ना। अब इसमें क्या है कि इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन ऐसे, जैसे मान लीजिए यह एक हो गया सरफेस, इसको हमने बाउंड्री कर दिया तो यह सरफेस हो गया। अब इसको प्लेन सरफेस कब कहा जाएगा, जब इसमें जो है इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन ऐसे लाइज करेंगे। ठीक है, तो अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस इन विच इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन लाइज इन इट। एक प्लेन सरफेस ऐसा सरफेस होता है जिसमें इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन ऐसे लाई करती है। ठीक है, तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, यह इसको आपको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी प्रूफ है। और इसके बाद से हम यूक्लिड के एक्सोम्स देखेंगे। अब जैसे कुछ एक पॉइंट, और कोई जरूरी नहीं है कि इसमें जितना दिया गया है उतना ही यूक्लिड ने दिया था एलिमेंट में, बहुत सारा है। जैसे पॉइंट का डिफिनीशन, पॉइंट की प्रॉपर्टीज है कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास करता है, ठीक है, और दो लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे मिलती है। ठीक, तो ये पॉइंट के लिए ही आएगा कि इनफाइनाइट लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड ओनली टू लाइन पासेस थ्रू वन पॉइंट। एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ दो लाइन ही पास करती है। ठीक है, टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दो लाइन जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इन द सेम वे वी डिस्कस द एक्सोम्स। यू नो दैट एक्सोम्स इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। It is a universal truth statement क्या होता है, एक्सोम्स एक यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट होता है। ठीक है, जैसे आपको बताया जाता है कि स्टेटमेंट क्या होता है, एक सेंटेंस होता है जिसके गलत या सही होने की संभावना होती है। इट मे बी ट्रू और फॉल्स, बट एक्सोम्स इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स इट इज ट्रू इन सलेमपुर, इट इज ट्रूथ इन देवरिया, इट इज ट्रूथ इन गोरखपुर, इट इज ट्रूथ इन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड ऑल्सो। ठीक है, एंड इट्स रिलेट टू द अर्थमेटिक। इट मीन्स you can explain with the example through the arithmetically. Then see the first axioms, things which are equal to the same thing, things which are equal to the same thing, things which are equal to the same thing are equal to the one another, are equal to one another. ठीक है, ये देखिए इसका मतलब क्या है, things which are things which are equal to the same thing
आर इक्वल टू द वन अनदर। देखिए इसका मतलब यह होता है कि द लेंथ ऑफ ए बी, द लेंथ ऑफ ए बी, इट इज ए बी इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ पी क्यू। यह ए बी का लेंथ जो है पी क्यू के लेंथ के बराबर है, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ सी डी, इट इज सी डी, लेंथ ऑफ सी डी इज ऑल्सो इक्वल टू द पी क्यू, सी डी इज इक्वल टू पी क्यू। अब देखिए इसमें अब क्यों इसको कहा गया है कि इसको अर्थमेटिकली आप शो कर सकते हैं। लेंथ का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि यह जो है 5 सेंटीमीटर है तो यह भी 5 सेंटीमीटर है, मतलब न्यूमेरिकली उसमें वैल्यू सेम होनी चाहिए, और यह भी 5 सेंटीमीटर है तो इसका लेंथ इसके बराबर, इसका लेंथ इसके बराबर, यही हो गया ना इसका मतलब। देन थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू द वन अनदर। ए बी इक्वल टू सी डी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड सी डी इक्वल टू पी क्यू, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू द वन अनदर। इसका मतलब ए बी इक्वल टू सी डी। यह आपका एक एग्जाम्स है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग then they are equal to the one another. In the same, if equal are added then whole are equal. If equal are added in equals, equals are added in equal then whole are equal। देखिए इसका क्या मतलब हो गया, सपोज योर एनी रिलेटिव कम टू योर होम। यदि आपका कोई रिश्तेदार जो है आपके घर आया, ठीक है, और मान लीजिए कि वह आप 2 भाई बहन हो तो सब लोगों को जो है 100-100 रुपया दे दिया। मान लीजिए आप भाई बहन हो तो बहन को भी 100 रुपया, सिस्टर को भी 100 रुपया और ब्रदर को भी 100 रुपया दिया, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट एक दूसरा कोई और रिश्तेदार आ गया, ठीक है, वो तो जानता नहीं था कि कितना कितना पैसा दिया गया, तो वह भी 50-50 रुपया और दे दिया, ठीक है। तो पहले से का आपस में इक्वल था और यह भी आपस में इक्वल हो गया, तो अब किसके पास 150 रुपया सिस्टर के पास भी हो गया और 150 रुपया ब्रदर के पास। तो यही बोला गया है थिंग्स इक्वल आर एडेड, इक्वल थिंग आर एडेड इन इक्वल्स देन होल आर इक्वल। अब देखिए इस 100-100 रुपया जो आपस में इक्वल था इसमें 50-50 रुपया और ऐड कर दिया गया, तो यहाँ जो है ये 150-50 रुपया आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। आ रहा समझ में। इसी तरीके से इक्वल आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल, equal thing are subtract from equals then rest are remainder are remain are equal। अब जैसे मान लीजिए थर्ड एग्जाम्स क्या है, इक्वल थिंग्स आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल देन रेस्ट बचा हुआ आर रिमेन आर इक्वल। तो जो बचेगा वह भी क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए कि यही आप लोगों के पास 100-100 रुपया 2 लोगों के पास था और 25-25 रुपया गिर गया, तो क्या बच गया, 75-75 रुपया बच गया। तो इक्वल थिंग आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल
इस 100 रुपया आपस में इक्वल है और 25 रुपया इसमें से खर्च हो रहा है, तो बचेगा कितना? 75 रुपया। आ रहा है समझ में? ठीक, अब हम लोग और भी एग्जाम्स है जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।